आज हम लोग जानना चाहेंगे कि करंट क्या होता है। पहले हम लोग शुरू करते हैं, यह है ट्रांसफार्मर की पढ़ाई। मेरा नाम है शीतांशु त्रिपाठी और हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं ट्रांसफार्मर को। जानना चाह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे ट्रांसफार्मर्स के वर्किंग को हम लोग समझना चाह रहे हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर के वर्किंग को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा? मैग्नेटिक सर्किट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हम लोग ये समझें कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोग पहले से जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। हाँ, बेसिक्स से इलेक्ट्रिक सर्किट सबको पता होगा। वोल्टेज, करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सारी चीज़, रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपैरिजन करते हुए हम लोग मैग्नेटिक सर्किट को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे ताकि समझना आसान हो जाए। इलेक्ट्रिक सर्किट को पहले देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में होता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, एक वायर है। वायर को हम लोग ने वोल्टेज से कनेक्शन दिया, ठीक। वोल्टेज को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लीजिए कि ये लोग इस वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक। पहले ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज में डिफरेंस क्या है। देख लीजिए, मान लीजिए वोल्टेज हम लोग कहते हैं किस चीज़ को? वोल्टेज हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस को यदि हम लोग समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वोल्टेज क्या है, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ज़मीन पे है। मान लीजिए बॉल ही है, ये बॉल है, ये बॉल ज़मीन पे है। यही बॉल को यदि हमने एक बिल्डिंग के ऊपर, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर रख दिया, सेम बॉल, तो इसके हाइट के कारण इसमें एक एनर्जी आता है बॉल में, इस बॉल में एक एनर्जी आता है। इसको फेंकने पे इस डिफरेंस के कारण जो एनर्जी क्रिएट हुआ उसी को हम लोग कहते हैं, हम लोग इसमें कहें कि इसमें पोटेंशियल आ गया। पहले इसमें पोटेंशियल नहीं था, अब इसमें पोटेंशियल आ गया। इसी पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं, ये पोटेंशियल जो है ये किस चीज़ के कारण है? इस हाइट के डिफरेंस के कारण है, ठीक। तो इसको इसी हाइट के डिफरेंस के कारण जो इसमें ताकत आया, जो इसमें एनर्जी है, उसी को हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये पानी का एक बॉटल है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक। एक और बॉटल है पानी का, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक। अब इस दोनों पानी की बॉटल को यदि हम लोग एक पाइप से कनेक्ट करते हैं, तो फिर ये पानी का बॉटल जो यहाँ तक भरा हुआ था, ये पानी का बॉटल जो यहाँ तक शुरुआत में भरा हुआ था, स्टार्ट में, वो तब ये पानी का बॉटल का पानी कम होने लगेगा, नीचे आने लगेगा और इसका पानी ऊपर बढ़ने लगेगा, जब तक कि दोनों का समान रूप से बराबर नहीं हो जाता है पानी। तो ये जो डिफरेंस हुआ, इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
समझ में आया? और यही चीज़ को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। लेकिन यही चीज़ यदि इस तरह से ना होके कुछ इस तरह से हम लोग सिस्टम तैयार कर दें, जब ये यहाँ से यहाँ तक इसका पानी का बोतल दोनों में बराबर आ जाएगा, यहाँ से घट गया, यहाँ से बढ़ गया, बराबर आ जाएगा, तब न पानी इधर से इधर फ्लो करेगा, न इधर से इधर फ्लो करेगा। उस समय ये कांस्टेंट अवस्था में आ जाएगा। उस समय अब हम मान लीजिए कि हम इसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगा दें जिससे इसका पानी का डिफरेंस बराबर डिफरेंट ही रहे, मतलब ये कभी बराबर नहीं हो, चेंज ही रहे। तो हमेशा एक साइड से दूसरी साइड पानी बहते ही रहेगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर पानी की मात्रा नहीं है। तो एक साइड से दूसरी साइड हमेशा पानी बहते ही रहेगा। वही चीज़ जिससे हम ये डिफरेंस क्रिएट किए, उसी को हम लोग कहते हैं बैटरी। समझ में आया? अब ये बैटरी जब ऐसा डिफरेंस क्रिएट करते रहता है ताकि एक साइड से दूसरे साइड पानी के बहाव होते रहे, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब ऐसा बल, ऐसा ताकत जो उस डिफरेंस को क्रिएट करके रखे जिससे एक साइड से दूसरी साइड पानी का बहाव बना रहे, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब ऐसा बल, इसी को हम लोग कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। ऐसा ड्राइविंग फोर्स जो कि पानी के बहाव को मेंटेन रखे, ताकि एक साइड ऊपर बढ़ा, इस साइड बढ़ा ही रहे, इस साइड कम ही रहे, ताकि इस साइड से इस साइड पानी का बहाव मेंटेन्ड ही रहे, कम नहीं हो। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इतनी बात समझ में आई। अब इससे आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हम मान लीजिए कि हम लोग यदि कह दिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ठीक है। अब यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यदि हम लोग बोलते कि 9 वोल्ट्स है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 9 जूल ऑफ एनर्जी टू ईच कूलम हम लोग दिए, 9 जूल ऑफ एनर्जी टू ईच कूलम। इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना आप लोग? 9 जूल ऑफ एनर्जी टू ईच कूलम। मतलब सिंपल सा भाषा में समझिए कि एक कूलम में क्या होता है, कितना चार्ज होता है एक कूलम में? एक कूलम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है? 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में। इतना तो पता है। एक कूलम को डिफाइन किया गया कि एक कूलम में इतने चार्ज होते हैं, ठीक, 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अब इस चीज़ को इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अब एक जूल क्या होता है, पहले वो समझिए। एक जूल जो होता है, 1 न्यूटन का यदि हम लोग फोर्स लगाते हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 1 न्यूटन के फोर्स लगाने पे 1 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, 1 मीटर को बल लगाने पे 1 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं 1 जूल। अब इसी को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 9 टाइम्स, तो समझ लीजिए 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, वही 9 न्यूटन का फोर्स लगाए, 9 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। किस चीज़ का समझ रहे हैं? तो ईच कूलम ऑफ फोर्स मतलब कि 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 9 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है जब हम लोग 9 वोल्ट का फोर्स लगा रहे हैं। इतना समझ में आ गया? अब इसको इस तरह से भी समझ, इलेक्ट्रॉन एक करंट हम लोग किस चीज़ को कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इतना डिस्प्लेस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है किसी वायर में, तो हम लोग करंट का
मान लिया गया है करंट का डायरेक्शन हम लोग फिर इस तरफ मानते हैं। इतना तो समझ में आ गया। जिसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत सिंपल है, इतना घुसने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे कि न्यूक्लियस रहता है ना, मान लीजिए कि कोई एटम है, एटम का एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऑर्बिट होते हैं, तो नियर बाय सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके नज़दीकी ऑर्बिट में फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर उसके नज़दीकी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर उसके नज़दीकी ऑर्बिट्स में ऐसे हम लोग 7 सेल होते हैं। सारे सबसे नज़दीकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होने के कारण सबसे ज़्यादा फोर्स से अटैच्ड होता है, और सबसे आउटर मोस्ट सेल में, इसको सेल कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे कम फोर्स से, न्यूक्लियस से सबसे कम फोर्स से अटैच्ड होता है, वीक होता है। ये दोनों का फोर्स स्ट्रांग होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं वो उनका टेंडेंसी ज़्यादा होता है दूसरे एटम में जंप करने का। जो नियर बाई दूसरा एटम होगा उस एटम में जंप करने का इसका टेंडेंसी जंप करने का ज़्यादा होता है। यही जंप करवाते हैं हम लोग ये वोल्टेज प्रोवाइड करके। यही जंप जो होते चला जाता है उससे हम लोग का जो फ्लो क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट पैदा हुआ, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। कितना समझ में इस चीज़ को से? तो ये है, मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस चीज़ को समझाने के लिए इतना ये चीज़ क्लियर होगी। एक बात और है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। मतलब रेजिस्टेंस मतलब अवरोध, कुछ ना कुछ अवरोध उसको प्राप्त होगा ही। वो जो अवरोध प्राप्त होता है उस अवरोध को, मतलब बहुत तरह से अवरोध प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो बहुत तरह से उसको अवरोध मिले, उस अवरोध को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। जिस तरह से ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये इसका क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स होता है। किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है करंट के लिए ड्राइविंग फोर्स। करंट होता क्या? करंट हो गया हमारा ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। इतना तो समझ में आ रहा है, ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस का हम लोग करंट कहते। यदि इसी तरह से यदि हम लोग इसको ऐसे ना समझें या फिर ऐसे ही समझें, इस तरह से समझें। मान लीजिए टोरॉइड है। टोरॉइड का मतलब समझिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अंदर से खोखला भी हो सकता है, अंदर से पूरा भरा भी हो सकता है, जो मैग्नेटिज्म के लिए कैपेबल हो ऐसा मटेरियल। उसमें यदि हम लोग कोई वायर लपेटे, वायर नॉर्मली इंसुलेशन के साथ ही रहता है, ऊपर में इंसुलेशन हम लोग लगाते हैं, ना लगाते और नहीं, वायर लपेटे। ठीक, मतलब यहाँ पे भी इंसुलेशन है, इन दोनों के बीच में भी इंसुलेशन है, और इसमें हम लोग करंट पास करते हैं। ठीक, इसमें करंट पास करने के उपरांत क्या होता है? इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होगा, मतलब नंबर ऑफ लपेट दिए कुछ टर्न्स में, इसको हम लोग कर दिए n। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स को करंट से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही इसके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का एक ताकत बनाता है। उस ताकत को ही हम लोग कहते हैं, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स होता है। मैग्नेटिज्म के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मतलब इसके लिए वो बल का काम करता है। मैग्नेटिज्म क्रिएट करने के लिए ये बल का काम करता है, मतलब फ्लक्स क्रिएट करने के लिए। मैग्नेटिज्म नहीं कहेंगे उसको, फ्लक्स कहेंगे उसको। देखिए समझिए दोनों में क्या डिफरेंस। मैग्नेटोमोटिव फोर्स समझ में आएगा धीरे धीरे। मैग्नेटोमोटिव फोर्स समझिए इसको कैसे समझ में आता है।
ये सब चीज़ इसको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर इसी के प्रिंसिपल पे वर्क ही करते हैं। बात को समझिए, जितने नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाएंगे उतना ड्राइविंग फोर्स मेरा बढ़ेगा, लेकिन ड्राइविंग फोर्स यदि मेरा बढ़ता है तो ड्राइविंग फोर्स यदि मेरा बढ़ता है बोले ये समझिए कि फ्लक्स क्या होता है। बोले ये समझिए कि फ्लक्स किस चीज़ को ये है। पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की आइडिया आया कहाँ से। मान लीजिए कि मेरे पास एक जार है, मतलब समझिए कि कोई कंटेनर है, ठीक। उस कंटेनर में इस तरह से बना लेने की तस्वीर है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक। इस कंटेनर में हमने एयर को डाला, एयर बबल आया, ठीक। यदि एयर बबल, और ये भी मान लीजिए कि ये जो चीज़ है इस तरफ का, जो इस तरफ सब सॉलिड है, सब सॉलिड है, सब सॉलिड है, सब सॉलिड है, चारों सब तरफ से सब सॉलिड है, बस इस तरफ हम नेट लगाए हुए हैं, नेट लगा हुआ है। मान लीजिए कि इतना नेट यहाँ लगा हुआ है, ये इतना बड़ा नेट, यहाँ इतना बड़ा नेट लगा हुआ है। सेम नेट हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक। सेम नेट हम यहाँ पे लगा दिए। अब हम यहाँ से यदि एयर पास करते हैं इस कंटेनर में, एयर पास करते हैं इस कंटेनर में, तो यहाँ से भी एयर पास करते हैं कंटेनर में। मान लीजिए पहले हमने एयर पास किया, अब यहाँ से यदि ज़्यादा एयर पास किया कंटेनर में, यदि हम ज़्यादा फोर्स लगाए, ज़्यादा एयर पास कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि इसका पास करने का जो टेंडेंसी है यहाँ से, मतलब जल्दी ज़्यादा फ्लो कर रहा है, यहाँ से कम एयर पास कर रहा है, यहाँ से कम मान लिया जाए, तो यहाँ पे फिर कम एयर पास कर रहा है, तो यहाँ का एयर का फ्लो ऑफ एयर एट दिस प्लेस, या पासिंग ऑफ एयर यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये हो गया जनरल, जैसे इस तरह से जनरल जैसे बता रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस इससे, उसके बाद इससे समझाए, इसी तरीक़े से इसको समझे। तो यहाँ कम है एयर का मूवमेंट, यहाँ ज़्यादा है एयर का मूवमेंट, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ज़्यादा फ्लक्स इस्टेब्लिश हो रहा है। फ्लक्स मतलब कितना मूवमेंट कर पा रहा है कोई चीज़ किसी जगह से। डायरिया में भी नहीं देखा है कि डायरिया होता है तो लोग कहते हैं कि ये फ्लक्स है, फ्लक्स, डायरिया में फ्लक्स बोलते हैं, वहाँ पे यहाँ पे भी बोलते हैं एयर पास कर रहा है कम, तो इसको लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कम फ्लक्स इस्टेब्लिश हो। यही आइडिया लिया गया है यहाँ से मैग्नेटिज्म को लेके, कि मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब यहाँ से नॉर्थ से निकला, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि हमेशा एक दूसरा के पैरेलल चलता है, क्रॉस नहीं करता है एक दूसरे को।
हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही चलता है। और नॉर्थ आउटर स्पेस में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ, ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये प्रॉपर्टी है एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है। ये हमेशा एक दूसरे को काटेगा नहीं और वो एक्सपेरिमेंट भी दिखाया जा सकता है, इसी दिन दिखा दिया जाएगा। ऐसे नॉर्थ से साउथ और अंदर में मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ, इसका मूवमेंट नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ किया, अंदर घुसा और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ, ऐसे एक सर्किट बनाते हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं इसको, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। बालू पे मैग्नेट रख दिया, बालू के चारों तरफ जो आयरन निकलता है उसको भी मैग्नेट के चारों तरफ रगड़िएगा, रब कीजिएगा तो फिर इसी तरह का लाइन ऑफ फोर्स का निर्माण हो जाता है। इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का क्रिएशन होता है। या फिर कंपास को भी लीजिएगा ना, तो कंपास यदि यहाँ पे रखिएगा इस तरह से मैग्नेटिक कंपास रखिएगा, तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ है इस तरफ इसका साउथ दिखाएगा, सर इसका नॉर्थ रहेगा। और फिर जब ऐसे ऐसे मूव करते जाइएगा तो इसी पैटर्न में मूव करते हुए फिर यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे आपका नॉर्थ आ जाएगा। इसी तरह से मैग्नेटिक कंपास भी मूव करता है। मैग्नेटिक कंपास से भी इसको देखा जा सकता है कि ऐसा ही होता है मैग्नेटिक कंपास। तो इसमें हम यदि जाली को यहाँ पे लगा दें, उस जाली को यहाँ पे ऐसे लगा दें, तो इससे जितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर पा रहा है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यही वाला जाली यहाँ ले आए और इस जाली से जितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर पाए, उसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जितना पास कर पा रहा है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम लोग डिनोट करते हैं वेबर से। इतना समझ में आ गया। अब वही है, अब इसमें एक और चीज़ कुछ यहीं पे समझ लेना ज़्यादा सही होगा कि फ्री स्पेस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को भी तो अवरोध पैदा होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स यदि कहीं पे क्रिएट हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होने में मैग्नेटिक फ्लक्स हम यदि ड्राइविंग फोर्स दिए, मतलब करंट दिए, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसमें ड्राइविंग फोर्स क्रिएट हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने में कैपेबल होता है। मतलब ये मैग्नेटिज्म की तरह ये मटेरियल काम कर देगा, मैग्नेट की तरह काम कर देगा। इसमें मैग्नेटिज्म आ गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, मैग्नेट की तरह काम करेगा। इस ड्राइविंग फोर्स को भी तो कुछ न कुछ अवरोध मिलेगा। जो मैग्नेटिक फोर्स हम लगाए, मैग्नेटिक ताकत लगाए, तो एक जो फ्लक्स क्रिएट हुआ, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को भी तो कोई अवरोध, जो कुछ अवरोध मिलेगा। इस अवरोध को हम लोग मैग्नेटिज्म के टर्म में रिलक्टेंस कहते हैं। वही अवरोध जो इलेक्ट्रिक के टर्म में रेजिस्टेंस कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के टर्म में, वही मैग्नेटिक सर्किट के टर्म में रिलक्टेंस कहलाता है। इतना समझ में आएगा। वो है ड्राइविंग फोर्स जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। उसी ड्राइविंग फोर्स को हम लोग मैग्नेटिज्म में मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। कितना समझ में आ गया? अब समझिए। अब यहाँ से तो यहाँ से समझिए, और जिस चीज़ को हम लोग यहाँ पे करंट कहते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो जैसे करंट जो हो गया वो हो गया E/R, वहीं पे फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। तो फ्लक्स हमारा हो गया क्या? मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस। ठीक, रिलक्टेंस मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस। इसको भी हम लोग ऐसे हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं यार इसको। इस तरह से इसको मैग्नेटिज्म का ओम्स लॉ कहा जाता है। मैग्नेटिज्म का ओम्स लॉ। इतना तो समझ में आएंगे, इतना तो पता भी होगा बहुत लोगों को, पता तो बहुत कुछ होगा।
अब देखिए एक चीज़ देखिए, किसी भी चीज़ डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व। डेंसिटी होता है घनत्व। करंट का डेंसिटी क्या हो, करंट डेंसिटी मान लीजिए कि इसको हम लोग जे से दिखाएं, जे ही से दिखाया नहीं जाता है, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में जे ही से दिखाया। करंट डेंसिटी जे है, तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये हुआ, ये वाला भाग, ये इसको, ये वाला भाग को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे स्लाइस करते जाइए, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट फ्लो कर पा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना करंट फ्लो कर पा रहा है उसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो फिर फ्लक्स डेंसिटी किसको कहेंगे, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना फ्लक्स फ्लो किया उसको हम लोग कहेंगे घनत्व, फ्लक्स का घनत्व, फ्लक्स का घनत्व। जैसे ही करंट का घनत्व, मैं तो समझ में आ रही। अब देखिए, मान लीजिए मीन कोड लेंथ, इसका मान लीजिए एक, अब लेंथ तो यहाँ से भी कुछ होगा, बाहरी बाहरी अंदरूनी भी कुछ होगा, इसका एवरेज ले लीजिए, उस एवरेज को मतलब बीचों बीच का, उस बीचों बीच का मीन कोड लेंथ कुछ होगा, उस मीन कोड लेंथ को मान लीजिए कि एल है। ठीक, इसका भी मान लीजिए कि मीन कोड लेंथ एल है। तो एक चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर ई अपॉन एल। इसका मान लीजिए लेंथ एल है, मीन कोड लेंथ इसका एल है, तो ये अपॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बताइए, बताइए क्या होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई अपॉन एल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन लेंथ, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन लेंथ होना चाहिए। इसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मान लीजिए कि हम दिखा दिए एच से, और इसको दिखा दिए एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन से, ऐसे ही लिखा देंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एच से और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एप्सिलॉन से। तो हम लिख सकते हैं भाई कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई बाई एल, लिखा जा सकता है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पे इसको ले आते हैं पहले, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H अपॉन एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई बाई एल। इतना तो समझ में आ गया। अभी बात है ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा,
आई इंटू आर अपॉन एल लिखा जा सकता है कि नहीं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम क्या बोले? एन इंटू आई अपॉन एल बोले थे ना। मैग्नेटोमोटिव फोर्स नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को यही ड्राइविंग फोर्स बन जाता है इसका मैग्नेटिज्म के लिए। तो यही इसी को हम कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स को एन आई अपॉन एल लिख सकते हैं भाई। इतना पता इसी और जिस तरह से आर क्या होता है, आर होता है आई पूरा एल अपॉन ए। यहाँ पे पहले से एल था, आई बाई एल था, आर था, तो आई बाई एल था ये वाला। आर को हम रो एल बाई ए लिख सकते हैं। ये एल कट गया, बच गया ये आई बाई ए इंटू रो। आई बाई को क्या कहें? घनत्व बताया था ना कि घनत्व ये चीज़ कि इतना में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके घनत्व कहते हैं आई बाई को। इसको हम लोग कह सकते हैं 0। अब यदि इसी चीज़ को इधर देखा जाए तो इसी चीज़ को देखिए कि हम लोग क्या बोलते एच एन आई अपॉन। एक बात बताइए, हम लोग यहाँ से देखते हैं ये फ्लक्स जो था, ये फ्लक्स क्या था? एम अपॉन रिलक्टेंस। एम अपॉन रिलक्टेंस था ना फ्लक्स एम अपॉन रिलक्टेंस। फ्लक्स इज इक्वल टू एम अपॉन रिलक्टेंस था ना, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन रिलक्टेंस था। मतलब ड्राइविंग फोर्स यही तो है इसका ड्राइविंग फोर्स। ये दोनों एक चीज़ है, ये दोनों क्या है? ड्राइविंग फोर्स यही ना काम कर रहा था। यानी कि एन आई कहिए या फिर एम एम एफ कहिए या फिर ड्राइविंग फोर्स कहिए, ये चीज़ क्या है? फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस है कि नहीं है चीज़? रिलक्टेंस को तो अभी पहले बताया जा चुका है। एच इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस अपॉन एल। रिलक्टेंस बाद में भी डिपेंड कर देंगे, फ्लक्स इंटू एल अपॉन म्यू ए इंटू एल होता है। ये रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस कैसे है बताएंगे, ये भी बता देंगे। तो ये एल कर देंगे आई अपॉन एल इंटू म्यू। इतना समझ में आएगा। अब जिस तरह से हम लोग यहाँ डिफाइन किए थे इसको जे करंट डेंसिटी को, वैसे ही फ्लक्स डेंसिटी को भी हम लोग कह सकते हैं ना। फ्लक्स डेंसिटी को कि फ्लक्स कितना फ्लो किया, यहाँ से फ्लक्स कितना फ्लो किया इस क्रॉस सेक्शन एरिया में। इस फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं 1 लीटर 20 है, यहाँ 20 है तो देखिए 20 है, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि फ्लक्स डेंसिटी ही ना है 5/8 फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू 5/8। फ्लक्स डेंसिटी क्या मतलब इतना क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना फ्लक्स एक बार में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक बार में गुजर रहा है, उसी को फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। वही हमको बी से रिप्रेजेंट कर रही है। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ना बी इंटू 1/v लिख सकते हैं क्या? एच इज इक्वल टू बी इंटू 1/v लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है।
जिस तरह से एप्सिलॉन इज इक्वल टू रो इंटू जे, यदि हम लोग इसको जे को ही रिप्रेजेंट करना चाहें, मतलब करंट डेंसिटी क्या होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन, रो अपॉन एप्सिलॉन वो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है। अब जे इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू रो कर सकते हैं क्या वो बोलते हैं जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई रो, तो जे इज इक्वल टू 1/रो इंटू एप्सिलॉन, ये कर सकते हैं। इस जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, इस सिग्मा को ही हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, मैं तो पता होगा कंडक्टिविटी, ठीक। उसी तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका हम क्या निकाले, जे के टर्म, मतलब हम क्या किए कि करंट डेंसिटी के टर्म में करंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख दिया, सिटी लिखा गया। वैसे ही बी को हम लोग ले सकते हैं म्यू इंटू एच, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स सिटी को, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी के टर्म में लिखा गया। अच्छा, आपको एक बात नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये म्यू क्या है, नीचे नहीं समझ, लेकिन ये बता देता हूँ। फ्री स्पेस का, इसको म्यू को कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकालते हैं। रिलेटिव है, इसका मतलब कि वो किसी न किसी चीज़ से इन कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन इन कंपेयर टू समथिंग, इन कंपेयर टू समथिंग, समथिंग यहाँ पे वैक्यूम होता है, ठीक। मतलब कि मान लीजिए कि वैक्यूम में किसी, ऐसे समझिए कि वैक्यूम में कोई चीज़ है जिसका फ्री स्पेस है, मतलब वैक्यूम में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक। लेकिन ये फ्री स्पेस में, वही फ्री स्पेस ना हो के कोई मटेरियल है, उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि इन कंपैरिजन टू फ्री स्पेस मटेरियल का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जितना पास करने का क्षमता रहा इस मटेरियल से, इसके कंपैरिजन में इसमें इतना कर रहा था, इसमें इतना कर रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक मिनट, इसमें इतना कर रहा था, इसमें इतना कर रहा है, इस दोनों के डिफरेंस, ये मैग्नेटिक इस फ्री स्पेस को हम लोग दिखा दिए कि ठीक है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फ्री स्पेस में इतना कर रहा है, इसको हम लोग दिखा दिए कि
अवरोध इसमें कितना हुआ, इसमें जो अवरोध हुआ उसको हम लोग मान लिए कि इसको हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट से। अवरोध नहीं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास अवरोध नहीं है, अवरोध को रिलक्टेंस बोलते हैं। इसमें हम लोग दिखाए कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करने की क्षमता इसका म्यू नॉट है, इसमें पास करने की क्षमता मान लीजिए कि म्यू है, ठीक। इसको फ्री स्पेस को नॉट से दिखा दिए, इसको दिखा दिया म्यू। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करने की क्षमता म्यू है, इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करने की क्षमता फ्री स्पेस में कुछ है, मटेरियल में कुछ है। तो दोनों को कंपैरिजन किया मतलब म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो इसको हम लोग कर दिए रिलेटिव परमेबिलिटी। ये हो गया रिलेटिव, मतलब रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू वैक्यूम, व्हाट विद ये permeability of the material related to the permeability of free space is relative permeability. हम लोग म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, वही म्यू यहाँ पे लिखा गया है। हर मटेरियल का मैग्नेटिक परमेबिलिटी अलग अलग होता है, वो सब इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे वैक्यूम का होता है, वैक्यूम का सबको मोस्टली वैक्यूम का सबको पता ही होता है, 4×10⁻⁷ हेनरी क्रिएट होता है वैक्यूम में। एयर में कुछ और, एयर में थोड़ा अलग होता है लेकिन सेम ही मान लिया जाता है, वैक्यूम के अकॉर्डिंग ही होता है। आयरन में थोड़ा अलग होता है, आयरन में उसे 1×10 चेक करना पड़ेगा, लेकिन 1×10⁻³ हेनरी पर मीटर होता है, जहाँ तक यही होता है, सही नहीं है, यही होता है। जैसे ही कॉपर में कुछ और अलग हो जाएगा, कॉपर में कुछ और अलग होता है। ऐसे सब मटेरियल का मतलब परमेबिलिटी होता है, मतलब कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करने दे रहा है अपने अंदर इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, उसको हम लोग मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत समझ में आ जाना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी शुरू कहाँ से किया था, शुरू तो यहाँ से किया था। उसके बाद इसको समझाने के लिए ये दिख रहा था, ये हो गया। उसके बाद इसको समझाने के लिए ये दिखाया गया था, ये हो गया। उसके बाद लास्ट में ये दिखाया गया, ठीक। ये यहाँ समझना शुरू करेंगे थोड़ा ट्रांसफार्मर। मान लीजिए ट्रांसफार्मर को भी पहले हम लोग समझेंगे, इससे इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से। मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की बॉडी है, ठीक। इसका लिंब बना दिए ऐसे, इस पे हमने कॉइल लपेटा, वो बेसिक था। उसको हम लोग ऐसे ट्रांसफार्मर को ऐसे पढ़ेंगे नहीं, ट्रांसफार्मर क्वेश्चन से चल रहा है, ठीक। इसमें हमने करंट पास किया, मान लीजिए आई, इसमें इसका नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए n है, तो इसमें कुछ फ्लक्स आएगा, आता है, वो फ्लक्स कुछ यहाँ से फ्लो करेगा, कुछ यहाँ से फ्लो करेगा। मान लीजिए इसमें फ्लक्स को इस्टेब्लिश हो, फाई। अच्छा ये बात और बताना जरूरी था कि करंट जो होता है, पहले यहाँ पे एक चीज़ बताना था
जरूरी है। इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। मैग्नेटिक सर्किट में जब हम ड्राइविंग फोर्स लगाते हैं तो फ्लक्स इस्टेब्लिश होता है, मतलब फ्लक्स आ जाता है। फ्लक्स का आना कब कब होता है? कब होता है? जब ड्राइविंग फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। फ्लो करने का डायरेक्शन जो दिखाता है, तो करंट फ्लो करता है या इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी डिसिपेट होती है। लेकिन इसमें चूँकि केवल इस्टेब्लिश हो गया, इसलिए इसमें एनर्जी फ्लक्स इस्टेब्लिश हुआ, केवल फ्लो नहीं कर रहा, इस्टेब्लिश हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं ये एनर्जी डिसिपेट नहीं होता है। अब सुनो, अभी मान लीजिए इसमें टोटल फ्लक्स फाई है, इधर कुछ फाई 1 फ्लक्स फॉर्म हुआ, इधर फाई 2 फ्लक्स फ्लो हुआ। इसको इस तरह से समझिए तब ज़्यादा समझ में आएगा कि मान लीजिए कि ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, और ये यहाँ पे ये हम मैग्नेटिक सर्किट से ले रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें कुछ करंट फ्लो हुआ आई, इसमें कुछ करंट जाएगा I1, इसमें कुछ करंट जाएगा I2, उसी तरह से इसमें फ्लक्स आया फाई, इसमें आया फाई 1 और इसमें आया फाई 2, तो फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 होगा ना। इस तरह से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। कितना तो समझ में आ रहा है। यही चीज़ जब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, वही चीज़ मैग्नेटिज्म में फाई इज इक्वल टू I1 प्लस फाई 2 होगा। इसमें कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना, कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। इसी रेजिस्टेंस को R कहते हैं। R R1 R2 R3। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर वो रिलक्टेंस R1, यहाँ पर वो रिलक्टेंस R2, यहाँ पर वो रिलक्टेंस R3। ये रिलक्टेंस का होता है, ये रेजिस्टेंस होगा। पीछे बढ़ाने का मकसद क्या क्या था कि आपको रिलक्टेंस समझ में आए, आपको फ्लक्स समझ में आए, मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आए। मेन कंसेप्ट यही था कि मैग्नेटिज्म का बेसिक समझ में आता है कि ट्रांसफॉर्मर समझा